हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं लैंड लॉस और आज हम देखेंगे द महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1948 रिलेट टू होल्डिंग एंड यूज ऑफ लैंड, टेनेंसीज एंड पार्टीज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस, टेनेंट्स इन महाराष्ट्र वर लार्जली एट द मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स, exploitative practices, high rents, arbitrary eviction, forced labor. After independence, the need was felt to protect cultivators and promote land to the tiller. तो इंडिपेंडेंस के बाद कल्टीवेटर्स थे या फिर जो खेत में काम करते थे उनको प्रोटेक्ट करने की नीड थी, तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट टू रेगुलेट रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, टू confer security of tenure and ownership rights on tenants, to impose ceiling on land holdings and ensure equitable distribution, to encourage efficient and self cultivation। जो रिलेशन था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में उसको रेगुलेट करने के लिए, और टेनर की सिक्योरिटी मतलब कितने देर वो ओनरशिप ऑफ राइट रहेगी उसकी, उसके लिए, और टू इम्पोज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, to encourage efficient and self-cultivation. Section 1 and 2 deals with application. Extends to entire state of Maharashtra with certain exceptions. Applies to agricultural land subject to exclusion. Example, lands belonging to government, cooperative societies in some case. तो ये law, ये act agricultural land को applicable है all over महाराष्ट्र, but कुछ exception भी है इसमें। ये concepts देखते हैं। Section 4 deals with deemed tenants. A person lawfully cultivating land belonging to another but not being a tenant, subtenant or servant is treated as deemed tenant. अगर कोई खेत है, जस्ट किसी ओरल एग्रीमेंट के थ्रू अगर वो लॉफुली इज इम्पोर्टेंट, लॉफुली अगर किसी और की लैंड को कल्टीवेट कर रहा है तो वो डीम्ड टेनेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत सारे इलिटरेट पीपल होते हैं, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं रहता है, तो वो अपनी खेती करते हैं, किसी और का खेत रेंट पे लेके खेती करते हैं। रेंट मतलब जो भी का प्रोड्यूस रहेगा उसका कुछ परसेंट वो देते हैं उस ओनर को और बाकी का खुद को रखते हैं। तो ये अनसेड एग्रीमेंट रहता है उनके बीच, ओरल रहता है और रिटर्न नहीं रहता। इसलिए ये सेक्शन 4 क्या कहता है, अगर कोई लॉफुली कल्टीवेट कर रहा है किसी और का खेत तो वो डीम टेनेंट रहेगा, भले ही वो टेनेंट, सब टेनेंट या सर्वेंट ना हो। प्रोटेक्ट्स शेयर क्रॉपर्स एंड एक्चुअल टिलर फ्रॉम इविक्शन। तो वो जो एक्चुअल टिलर मतलब जो खेती कर रहा है उसमें, तो उसको इलीगल तरीके से इविक्शन से बचाने के लिए। Section 31A, 32F deals with protected tenants. A tenant who has been in continuous possession for a prescribed period acquired the status of protected tenant, enjoys permanent tenancy and protection from eviction except on limited grounds. 1952 से पहले अगर एक सर्टेन पीरियड था प्रिस्क्राइब किया हुआ, अगर तब से वो टेनेंट है तो उसको प्रोटेक्टेड टेनेंट का स्टेटस मिलेगा, तो वो इंजॉय करेगा परमानेंट टेनेंसी एंड उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा एविक्शन एक्सेप्ट ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। Section 5 and 6 deals with ceiling area. Maximum area of land a person family can legally hold varies based on land type. Surplus land above ceiling is taken by government and redistributed. Suppose ceiling holding मतलब अगर गवर्नमेंट डिसाइड करता है एक पर्सन के पास मैक्सिमम इतनी ही लैंड रहेगी, सपोज हमने एग्जांपल लिया 100 एकर्स, तो गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा दी 100 एकर्स की। अगर इससे ज्यादा किसी के पास लैंड रहेगी तो वो सरप्लस लैंड रहेगी और गवर्नमेंट उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोगों में। तो व्हाट इज सीलिंग एरिया? मैक्सिमम एरिया लैंड अ पर्सन और फैमिली लीगली कैन होल्ड। और ये किस पे डिपेंड रहता है? उसके वेरिएशंस, इरिगेटेड लैंड है या ड्राई लैंड है या राइस लैंड है, उस पर डिपेंड रहता है।
Surplus land above ceiling is taken by government and redistributed. Section 6A deals with economic holding. Area of land sufficient to provide maintenance for a family depending on soil type, irrigation and productivity. तो अगर कोई लैंड है और वो बहुत ही प्रोडक्टिव है और उस लैंड के उस हिस्से से सपोज फैमिली का मेंटेनेंस अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो इस एरिया को इकोनॉमिक होल्डिंग कहते हैं. ये सॉइल के टाइप पे, इरिगेशन पे और प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड रहता है कि वो इकोनॉमिक होल्डिंग है या नहीं. सेक्शन 2A डील्स विथ इरिगेटेड लैंड. Land having assured water supply from canal, well or other permanent irrigation facility important for classification under ceiling provisions. तो irrigated land क्या है? जिसमें secondary water resource रहता है, मतलब जैसे कि well, कोई कैनल या फिर कोई रिवर या कोई फैसिलिटी रहे इरिगेशन की अदर देन रेन. रेन तो सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन अदर देन रेन अगर कोई दूसरी इरिगेशन फैसिलिटी है तो इसको कहते हैं इरिगेटेड लैंड. सेक्शन 8 and 9 डील्स विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंट. Rent payable by tenant must fall between prescribed minimum and maximum, generally fixed at 1/6 of the produce or its equivalent in money. तो जो मैक्सिमम रेट कितना रहेगा? मैक्सिमम 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. अगर कोई 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसका रेंट 10 यूनिट रहेगा, या फिर इस 10 यूनिट के बराबर जो कोई भी वैल्यू होगी उतना रहेगा उसका रेंट. सेक्शन 33B सर्टिफिकेटेड लैंडलॉर्ड. A small landholder who obtains a certificate from collector to terminate tenancy for bona fide personal cultivation. Special protection to ensure weaker landlords can resume land for self-cultivation. Section 33B deals with certificated landlords. General provisions regarding tenancies. Tenancies are heritable unless specifically terminated under the Act. Transfer of or subletting of tenancy is generally prohibited without landlord's consent. Tenants have the right to purchase land. Section 32 Tiller's Day concept. Tenants must cultivate personally, pay rent regularly, and maintain land. Landlord cannot evict except on grounds permitted by the Act. Termination of tenancies by parties. Section 31 and 33B deals with termination by landlord for personal cultivation. Landlord may terminate tenancy if he bona fide requires land for personal cultivation. Certificated landlord, smaller holder gets additional rights to terminate. अगर कोई लैंडलॉर्ड है, उसको पर्सनल कल्टीवेशन के लिए उसकी लैंड चाहिए तो वो ये टेनेंसी टर्मिनेट कर सकता है. अगर कोई सर्टिफिकेटेड लैंडलॉर्ड है या मतलब स्मॉल लैंड है, इतनी ही लैंड उसके पास है, तो उसको एडिशनल राइट मिलते हैं टर्मिनेट करने के. सेक्शन 31 फॉर एग्रीकल्चरल यूज. Landlord needs land for non-agricultural purpose, example construction industry with collector's approval. अगर कलेक्टर का उसको अप्रूवल मिला है, अगर कोई वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन या कंस्ट्रक्शन जोन या रेसिडेंशियल जोन आया है तो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए वो टेनेंसी टर्मिनेट कर सकता है. बाय सर्टिफिकेटेड लैंडलॉर्ड. सेक्शन 33B small landholder with certificate may terminate tenancy to resume land. Tenancy can be terminated only to the extent of economic holding. Section 14 and 25 on default by tenant. तो अगर टेनेंट कोई डिफॉल्ट करता है या फिर कोई मिसयूज करता है या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा तो टेनेंसी टर्मिनेट हो सकती है. If tenant defaults in paying rent, misuses land or fails to
cultivate personally, tenancy may be terminated. Proper notice must be served before termination. So, termination of tenancy by tenant himself, section 15 and 20. Surrender of tenancy, section 15 deals with surrender of tenancy. Tenant may voluntarily surrender tenancy by a written instrument. Surrender must be bona fide and verified by the मामलतदार to prevent coercion. तो अगर टेनेंट खुद से ही सरेंडर कर रहा है टेनेंसी तो ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए और मामलतदार उसको वेरीफाई करता है कि ये कोई कोर्जन मतलब जोर जबरदस्ती से तो नहीं हुआ है, वॉलेंटरली सरेंडर किया है या नहीं. Section 20 deals with abandonment of land. If tenant abandons land or ceases cultivation without reasonable cause, landlord may take back possession with collector's approval. अगर टेनेंट खुद से ही लैंड छोड़ देता है या फिर कल्टीवेशन स्टॉप कर देता है तो लैंडलॉर्ड उसका पोजीशन ले सकता है, उसको पहले इसका कलेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. रिलीफ अगेंस्ट termination of tenancy, section 14, 25 and 29 deals with protection to tenants. Even when grounds for termination exist, tenants are entitled to relief. If tenant defaults in rent payment, मामलतदार may grant relief if tenant pays arrears plus cost within prescribed time. अगर रेंट देने में डिफॉल्ट हो रहा है तो मामलतदार उसको टाइम पीरियड ग्रांट कर सकता है पेमेंट करने के लिए. उसके साथ अगर कुछ कॉस्ट है, फाइन है, प्रिस्क्राइब टाइम में उसने भर दी तो उसको कल्टीवेशन कंटिन्यू करने दिया जाएगा. नो एविक्शन विदाउट ड्यू प्रोसेस. लैंडलॉर्ड मस्ट अप्लाई टू मामलतदार फॉर पोजीशन. सेल्फ हेल्प एविक्शन इज इलीगल. तो अगर कोई एविक्शन करना है तो लैंडलॉर्ड को मामलतदार के पास उसको अप्लाई करना पड़ेगा. खुद से ही जो एविक्शन अगर खुद से ही किया तो वो इलीगल रहेगा. सेक्शन 31A हार्डशिप टेस्ट. मामलतदार कंसिडर्स अ रिलेटिव हार्डशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बिफोर ग्रांटिंग टर्मिनेशन. अगर मामलतदार के पास कोई डिस्प्यूट है टर्मिनेशन का तो वो पहले ये देखेगा कि जजमेंट देने के बाद किसको ज्यादा हार्डशिप होगी. अगर टेनेंट को निकाल दिया जमीन से तो उसको ज्यादा हार्डशिप होगी, या फिर अगर टेनेंट को नहीं निकाला तो लैंडलॉर्ड को ज्यादा हार्डशिप होगी. तो इसका बैलेंस देखते हुए हार्डशिप टेस्ट की जाती है. प्रोटेक्टेड टेनेंट्स एंजॉय स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स. दे कैन नॉट बी एविक्टेड एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड रीजन. जो प्रोटेक्टेड टेनेंट्स है जो बहुत सालों से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेड टेनेंट्स रहते हैं. दे कैन नॉट बी एविक्टेड एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड रीजन. टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. टिलर्स डे. तो ये टिलर्स डे है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. टिलर्स डे 1 अप्रैल 1957. सेक्शन 32 डील्स विद टिलर्स डे. व्हाट इट इज, लेट्स सी. लैंडमार्क प्रोविजन है. एवरी टेनेंट डीम्ड टू हैव परचेस्ड लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड ऑन दिस डेट वेदर लैंडलॉर्ड कंसेंटेड और नॉट. ओनरशिप ट्रांसफर ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टू कंडीशंस. परचेस प्राइस टू बी फिक्स्ड एंड पेड इन इंस्टॉलमेंट. तो पहले बहुत ऐसे बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनकी बहुत सारी खेती होती थी लेकिन उस पे बहुत सारे मतलब ऐसे फार्मर्स की फैमिली कल्टीवेशन करती थी. मतलब बड़े बड़े खेत रहते थे, लैंडलॉर्ड कभी उधर आता भी नहीं था और ये फार्मर्स हमेशा कल्टीवेशन करते थे और उसको जो उसका रेवेन्यू है वो देते थे. तो टिलर्स डे मतलब 1 अप्रैल 1957 को गवर्नमेंट ने क्या रिजोल्यूशन किया, जो अभी टेनेंट है उस लैंड को, जो उस लैंड में खेती कर रहा है, तो he would be deemed to have purchased land from landlord on this date. तो by default उसने ये लैंड परचेस कर ली है 1957 में by default. भले ही लैंडलॉर्ड की कंसेंट हो या ना हो, ओनरशिप ट्रांसफर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी. कुछ कंडीशंस रहेंगे. परचेस प्राइस टू बी फिक्स्ड एंड पेड इन इंस्टॉलमेंट. ऐसे नहीं कि लैंडलॉर्ड का डायरेक्ट पूरा ही लॉस कर देंगे. तो जो परचेस प्राइस होगी वो फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और
जो टेनेंट है उसको इंस्टॉलमेंट में देगा। तो ये सिर्फ उसी डे के लिए लागू था, 1 अप्रैल 1957, उसको टिलर्स डे के नाम से जाना जाता है। एक्सेप्शंस, इफ लैंडलॉर्ड इज अ माइनर, विडो और डिसेबल्ड, परचेस पोस्टपोन्ड अंटिल डिसेबिलिटी सीजेस, सेक्शन 32F। ये एक्सेप्शंस है उसमें। इफ टेनेंट फेल टू कल्टिवेट पर्सनली और डिफॉल्टेड इन रेंट, डीम्ड परचेस नॉट वैलिड। Purchase of land by tenants, procedure for purchase, steps under section 32 to 33G. Deemed purchase takes place on tiller's day. Mamlatdar issues notice to landlord and tenant. Mamlatdar inquires into tenant's eligibility, area of land, purchase price. Purchase price, multiple of annual rent fixed under statutory formula. Tenant must deposit purchase price in installment with government. On full payment, ownership certificate issued. Section 32 ये ownership certificate के बारे में कहता है। Tenant becomes absolute owner. तो क्या स्टेप्स है? मामलतदार पहले नोटिस भेजेगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट को, फिर इंक्वायरी करेगा, फिर परचेस प्राइस डिसाइड करेगा, मल्टीपल ऑफ एनुअल रेंट्स और जो फॉर्मूला फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने उससे। तो टेनेंट को ये प्राइस गवर्नमेंट के पास विद इन इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करने पड़ेगी और फुल पेमेंट होने के बाद टेनेंट एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा। राइट ऑफ टेनेंट टू एक्सचेंज लैंड, सेक्शन 27A 27B। Tenants may exchange their holdings with each other for convenience of cultivation. What is requirement? Prior approval of मामलतदार, land must be equal value और fair adjustment। अगर किसी के पास ये ए लैंड है और किसी के पास ये दूसरी लैंड है और इनके घर, सपोज ये ए है, ये इसका घर है और ये लैंड ए की है, ये बी है, इसका घर है और ये लैंड बी की है, देन अंडर सेक्शन 27A 27B तो ये दोनों ही लैंड को एक्सचेंज कर सकते हैं मामलतदार के परमिशन से। बस कंडीशन क्या है? ये दोनों लैंड इक्वल होनी चाहिए या फिर इक्वल वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों की, या फिर इसका फेयर एडजस्टमेंट किया हुआ होना चाहिए। पर्पस टू improve efficiency and consolidated fragmented holdings. Management of estate, section 44-48। Landholder neglects management or misuses land, collector take estate under management of government। अगर कोई लैंड होल्डर ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर रहा है या लैंड मिसयूज कर रहा है तो कलेक्टर उस स्टेट को मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंडर ले लेता है। ग्राउंड्स क्या है? persistent default in rent collection, improper maintenance of estate, exploitation or harassment of tenants. During management, government assumes role of landlord, tenants pay rent to government. After improvement, estate may be restored to landlord. Authorities under the act, powers and function। तो कलेक्टर की क्या पावर एंड फंक्शन है? सुपरवाइजरी अथॉरिटी, powers to appeal and revision, can sanction resumption, manage estates and enforce sealing provisions। Section 70 talks about Mamlatdar, primary authority for tenancy dispute, decide tenancy status, fix rent, decide eviction, verify surrenders, determine purchase price। Function similar to a trial court in tenancy matters। Maharashtra Revenue Tribunal, final appellate authority under the act। योर सेकंड अपील, फर्स्ट अपील तो कलेक्टर के पास जाता है। रिविजन्स एंड रिव्यूज, डिसीजन बाइंडिंग, सब्जेक्ट ओनली टू रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो एमआरटी के डिसीजन बाइंडिंग है, अगर अपील करना रहेगा तो रिट जुरिडिक्शन फाइल करना पड़ता है हमें हाई कोर्ट में। जुरिडिक्शन एंड बार ऑफ जुरिडिक्शन, अपील्स एंड रिविजन। सेक्शन 85 specifically deals with exclusive jurisdiction of revenue authorities। Only Mamlatdar, collector and tribunal
can decide a tenancy disputes. Civil courts are barred from interfering. Section 85. तो जो टेनेंसी के डिस्प्यूट रहेंगे ये सिर्फ मामलेदार कोर्ट, मामलेदार, कलेक्टर और ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेंगे। सिविल कोर्ट को इसमें एक्सप्रेसली बार्ड है। अपील्स सेक्शन 74 डील्स विद अपील्स, ऑर्डर्स ऑफ मामलतदार, अपील बिफोर कलेक्टर, ऑर्डर्स ऑफ कलेक्टर, अपील बिफोर ट्रिब्यूनल, एमआरटी के आगे। टाइम लिमिट यूजुअली 60 डेज। लिमिटेशन पीरियड कितना रहेगा? 60 डेज का लिमिटेशन पीरियड रहेगा। सेक्शन 76 डील्स विद रिवीजन। ट्रिब्यूनल कलेक्टर कैन कॉल फॉर records of subordinate officers to check legality or propriety of orders। तो ट्रिब्यूनल या कलेक्टर खुद से रिकॉर्ड्स बुला सकते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के टू चेक इट्स लीगलिटी। सेक्शन 76A रिव्यू। रेवेन्यू अथॉरिटी में रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर इफ देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो वो खुद से ही खुद की ऑर्डर चेक कर सकते हैं। That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.